हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। देखेंगे 13 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। इस वीडियो में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आगे, एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो में। सबसे पहले टॉपिक में हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। तो ये बैटरीज क्यों न्यूज़ के अंदर है, इन बैटरीज को इम्प्रूव करने की बात करी गई है। तो हर एक आर्टिकल को कवर करने के साथ साथ हम लोग हर एक आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यू को भी सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक में हम बात करेंगे वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में, कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है और होम्योपैथी के फादर कौन है, इसके फाउंडर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थर्ड आर्टिकल में हम बात करेंगे डॉल्फिन्स के बारे में, क्यों ये न्यूज़ के अंदर हैं और ये कौन सी डॉल्फिन है, कहाँ पर ये आप कह सकते हो, कहाँ कौन सी लोकेशन की डॉल्फिन्स है जो कि न्यूज़ के अंदर है, बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद फोर्थ आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट का एक आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट है रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर, वो क्या स्टेटमेंट है हम बात करेंगे इसमें। फिर उसके बाद इंडिया और नीदरलैंड की अभी समिट हुई है, तो आपस में इन दोनों ने क्या बातचीत करी है इसको डिस्कस करेंगे। और सिक्स्थ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो B.1.617 ये एक नाम दे दिया गया है डबल म्यूटेशन ऑफ द कोरोना वायरस को, यानी कि भारत के अंदर जो ये डबल म्यूटेशन देखने को मिला है उसका एक नाम दे दिया गया है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सेवन्थ आर्टिकल में ओपेक के बारे में जानेंगे। ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से हम कवर करेंगे, जहां से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। एट द लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इटालियन मैरीन केस के बारे में, तो डिस्कस करेंगे इस पूरे मैरीन केस को, ये क्या है और ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि बहुत दिनों से ये न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट इसके अंदर सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये जो डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो मार्स ओडेसी है ये एक स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन ये अभी न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये किसका इनिशिएटिव है आपको बताना है, नासा, इसरो, जाक्सा या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करो। नाउ अभी तक आपने स्टडी ग्लोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। तो हुआ क्या है, ये बैटरीज न्यूज़ के अंदर क्यों हैं, तो जो रिसर्चर्स हैं जो कि आईआईटी गुवाहाटी के हैं, इन्होंने कोशिश करी है कि जो ये बैटरीज हैं इनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे नई नई टेक्निक्स लाई जाएंगी जिससे कि ये जो बैटरीज हैं इनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इनकी पावर को डबल कर सकते हैं। अब देख पाओगे आप, जो ये बैटरीज हैं ये काफ़ी हद तक यूज़ होती हैं आज के टाइम पर, मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो डिस्कस करेंगे इस पूरे बैटरीज के बारे में। तो जो 2019 का एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड में, अब ये जो नोबेल प्राइज़ था ये जॉइंटली दिया गया था, मतलब दो तीन लोगों को दिया गया था। किस किस को, स्टैनली विटिंगम, जॉन गुडेनफ और अकीरा योशिनो, तो इन तीनों को यहाँ पर ये जो प्राइज़ दिया गया। ताकि क्यों दिया गया, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने वर्क किया था, डेवलपमेंट किया था लिथियम आयन बैटरीज़ का। जो आप देख पा रहे हो ये जो बैटरीज़ हैं इनका डेवलपमेंट किया था इन तीनों ने मिलकर। नाउ ये जो बैटरीज़ हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं मोबाइल फ़ोन्स में, जो जहाँ अभी अभी आप लोग जो लेक्चर देख रहे हो उसके अंदर भी ये लिथियम आयन बैटरी है। स्मार्टफोन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, लैपटॉप्स, पावर बैंक और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर ये बैटरीज लगाई जाती है। इनफैक्ट आज के टाइम पे अगर हम देखें, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो ये बैटरी पे तो चलेंगे, कैसे चलेंगे, तो बैटरी जो इसके अंदर भी लगेगी वो भी लिथियम आयन बैटरीज ही लग रही है। तो आप सोच सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन बैटरीज़ का। नाउ ये जो बैटरीज हैं आपको ध्यान से सुनना है, ये जो बैटरी है इसके अंदर आप सोलर और विंड पावर भी स्टोर कर सकते हो। ओके, ध्यान से सुनना, सोलर पावर, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से आप यहाँ पर इसको चार्ज कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो। ओके, एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो पावर्स हैं इनको स्टोर करा जा सकता है इन बैटरीज के अंदर, जिसका मतलब ये है जो इसकी यूजेज है वो वाइड वैरायटी हो जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूज़ कर पाएंगे और जो अपनी सोसाइटी है उसको फ्यूल फ्री बना पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जो डीजल पेट्रोल इनका कम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादातर पोल्यूशन देखने को मिलता है। ओके,
नाउ अभी जो ये बैटरीज हैं इनकी खासियत तो हमने देख ली क्या क्या है। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो ये लिथियम आयन बैटरीज हैं इनके अंदर देखो, पहली बात तो ये क्या होता है, इतनी पावर तो होती नहीं है इनके अंदर, और फिर ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो वो हीट हो जाती है, ठीक है। ओवर हीटिंग की वजह से ये बैटरी डैमेज हो जाती है। फ़ोन अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लगातार आपने खूब यूज़ किया, ठीक है, 0% आप कह सकते हो चार्जिंग हो गई, फिर उसके बाद आपने फिर उसके अंदर चार्जर लगाया और फिर धड़ाधड़ यूज़ करना चालू कर दिया, फ़ोन ओवर हीट हो जाएगा, वो बैटरी डैमेज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं फ़ोन बंद भी हो जाएगा और फुक भी जाएगा। ओके, उसके बाद आप देख पाओगे जो ये बैटरीज़ हैं इनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। देख पाओगे जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप हमने आज परचेज़ किया, अब यहाँ पे आज तो बैटरी बहुत शानदार चली है, अब आज से 1 साल बाद देखना क्या बैटरी वैसी चलेगी? बिल्कुल नहीं, उसकी पावर है जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, अब बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगेगी। ऐसा अपने फ़ोन के साथ भी होता है, आज परचेज़ किया है, आज बैटरी अच्छी चल रही है, 1 साल बाद देखो क्या बैटरी वैसी चल रही थी जैसे क्या बैटरी वैसे चल रही है जैसे कि पहले चल रही थी? नहीं ना। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। नाउ अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव देखो, जनवरी 2020 की बात है, जो रिसर्चर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने क्लेम किया और डेवलप करा कि जो वर्ल्ड की मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी, अभी तक हम बात कर रहे थे लिथियम आयन की, अब यहाँ पर लिथियम के साथ सल्फर मिला दिया, लिथियम सल्फर बैटरी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ऑल्टरनेटिव है इन बैटरीज़ का। क्योंकि ये जो लिथियम सल्फर बैटरी है इसकी जो पावर है आप कह सकते हो लिथियम आयन से दुगनी है। लगभग 5 दिन तक आप अपने स्मार्टफोन को चला सकते हो अगर ये बैटरी इंस्टॉल कर दी गई आपके फ़ोन में तो। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक कार है उसके अंदर ये बैटरीज लगा दी तो 1000 किलोमीटर तक ये कार चल सकती है, ठीक है, इन बैटरीज़ के दम पर। और इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी लो कॉस्ट पे होगी, यानी पैसा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर भारी मात्रा में अवेलेबल है, तो इसका यूज़ करके हम लोग एक ऑल्टरनेटिव लिथियम आयन बैटरीज का ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस जो इसकी पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये इसका ऑल्टरनेटिव हो गया। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बैटरीज से रिलेटेड क्लियर हो गया। नाउ अब सॉल्व करेंगे एक एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। यहाँ पे बात करी गई है जो ये लिथियम आयन बैटरीज हैं इनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साल 2019 में जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया, जॉइंटली अवार्ड दिया गया है, जॉइंटली किन किन को? स्टैनली विटिंगम, जॉन गुडइनफ और अकीरा योशिनो। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इन तीनों ने मिलकर डेवलप किया था इन लिथियम आयन बैटरीज को। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो बैटरीज हैं ये स्टोर नहीं कर सकती सोलर और विंड पावर को। अभी हमने पढ़ा था कि हाँ ये बैटरीज तो स्टोर कर सकती हैं, मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट हो गया है गलत, तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1 ओनली। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। यहाँ बात करी गई है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में। तो देखो अभी हम इसके अंदर क्या जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करेंगे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ये जानना ज़रूरी है। सेकंड चीज़, इसके फाउंडर कौन है, होम्योपैथी किसने फाउंड की थी, इसके बारे में जानेंगे। तो आप देख पाओगे ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं 10 अप्रैल को, ठीक है, याद रखना है। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है किनकी? जिन्होंने इस होम्योपैथी को फाउंड किया है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। यहाँ पे आप देख पाओगे नाम यहाँ पर ये है, और ये फाउंडर बोले जाते हैं होम्योपैथी के। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी अप्रैल 10 को ही हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख पाओगे ये है इनका पिक्चर। ओके, जब आप कभी होम्योपैथी के शॉप पर जाओगे ना अपनी होम्योपैथी की दवाई लेने, तो इनका पोस्टर ज़रूर लगा होगा, मैंने तो ज़्यादातर देखा ही है, आप लोग भी कभी जाकर ऑब्जर्व करना इसको। नाउ अगर हम लोग बात करें इस आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो देखो आपको बताना है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 10 अप्रैल को, ताकि हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं उस दिन जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं उनकी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला करेक्ट है, हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। नाउ जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है ये एक ऑटोनॉमस एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा हमने सीसीआरसी एक पॉइंट अच्छा मिस किया है, हाँ ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो जो एक कॉन्वेंशन है यानी कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड होम्योपैथी डे का कॉन्वेंशन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया सीसीआरएच के द्वारा, यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? होम्योपैथी के रिगार्डिंग रिसर्चेस करते हैं, नई नई खोज करते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये जो सीसीआरएच है ये एक ऑटोनॉमस एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आती है। नाउ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
यहाँ पे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप कह सकते हो कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और पहला स्टेटमेंट आपका जो आंसर है वो भी वन ओनली हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है डॉल्फिन्स के बारे में। जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन की चिलिका लेक के अंदर, एक ऐसा सेंसस करवाया गया, उस सेंसस के अंदर ये पता चला कि जो चिलिका लेक है उसके अंदर जो आप कह सकते हो, ये चिलिका लेक कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर, और वहाँ पर जो ये डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर। पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल इनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, उसकी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जो ये चिलिका लेक है ये भारत की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर यानी इसमें खारा पानी देखने को मिलता है, ठीक है, और ये उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी आपको लेक। ये जो झील है ये देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया था डॉल्फिन बूम इन ओडिशास चिलिका लेक। ओडिशा के चिलिका झील के अंदर जो ये डॉल्फिन की पॉपुलेशन है वो हम लोगों को बढ़ती हुई नज़र आई है। तो देखो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, कौन कौन सी प्रजातियां रिकॉर्ड करी गई हैं इस सेंसस में। देखो 544 एरावडी डॉल्फिन है और हम्पबैक डॉल्फिन। और ये जो डॉल्फिन है इनका पता है पिछले साल कितना नंबर था, पिछले साल ये 233 थी। आप देख सकते हो एक ह्यूज नंबर में इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। नाउ दूसरी चीज़ आपको ये देखना है, जो ये एंडेंजर्ड यानी जो एरावडी डॉल्फिन है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है, मतलब कि इसको हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर इसको प्रोटेक्शन नहीं मिली तो ये जल्दी से ख़त्म हो सकती है ये प्रजाति। नाउ ये जो एरावडी डॉल्फिन है ये ज़्यादातर चिलिका लेक में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ जो डॉल्फिन्स है ये राजनगर मैंग्रोव डिवीजन के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये इस बार की हाईएस्ट ग्रोथ बताई गई है। और ये हाईएस्ट ग्रोथ जो है ये इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया दो टाइप की, दो प्रजाति हैं डॉल्फिन की, एक तो एरावडी डॉल्फिन है, दूसरी है हम्पबैक डॉल्फिन। ये दोनों की ही पॉपुलेशन बड़ी है। तो जो हम्पबैक वाली डॉल्फिन है ये ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है लगभग 281 से। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें तो ये जो हम्पबैक डॉल्फिन है ये कोई रिवरेंस सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखो ये जो डॉल्फिन है ना ये इधर से उधर ट्रैवल करती रहती है, ये नहीं कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में मिलती ही मिलती है। ये कभी यहाँ मिलेगी कभी दूसरी जगह पर मिलेगी, तो ये ट्रैवल करती रहती है, ठीक है। तो अगर हो सकता है यहाँ पर अगर नेक्स्ट सेंसस करवाया जाए तो ये जो नंबर है ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे याद रखना हम्पबैक डॉल्फिन एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं मिलती, ये ट्रैवल करती रहती है, तो इनका नंबर फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, नाउ अब इसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बात करी गई है जो चिलिका झील है ये भारत की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा। दूसरा जो एंडेंजर्ड एरावडी डॉल्फिन है ये क्या सिर्फ चिलिका लेक में मिलती है? नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको हमने अभी पढ़ा था राजनगर मैंग्रोव डिवीजन के अंदर भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो गया वन ओनली। ओके, ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे बात करी गई है रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि जो पीपल हैं, पीपल के पास फ्री चॉइस है कि आप कोई सा भी रिलीजन जो है वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई से भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो एक पेटिशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको इसी मैटर पे मुद्दा उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला लोगों के पास अधिकार है संविधान के अंडर कि जो है वो अपनी फ्री, बिल्कुल उनके पास चॉइस है, वो कोई सा भी अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख पाओगे द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था, जो पीपल हैं आर फ्री टू चूज़ रिलीजन, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला पीपल के पास पूरा का पूरा हक है संविधान के अंडर कि वो कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। नाउ अब ये संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर है, कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग को फंडामेंटल राइट देता है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, हमारी मर्जी, हम बिल्कुल फ्री हैं, हम कोई से भी रिलीजन को चूज़ करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ओके, नो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है, हर एक पर्सन उसका जो भी पर्सन है, आप हूँ मैं हूँ, हर कोई है जो भी है, वो अपने चॉइस का खुद ही फाइनल जज है, उसको खुद चूज़ करना है क्या करना है लाइफ के अंदर, ठीक है। कौन सा यहाँ पर रिलीजन चूज़ करना है वो उसके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और जो ये रिलीजियस फेथ है ये एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का भी पार्ट है, तो इसमें यहाँ पे बताया गया है। नाउ अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बोलता है कि सारे पर्सन्स के पास इक्वालिटी है कि वो अपना जो कोई भी रिलीजन है वो फ्रीली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 25, तो पहला आंसर बिल्कुल हो गया है करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये बन भी सकता है आप लोगों से। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
यहाँ बात करी गई है इंडिया और नीदरलैंड के समिट के बारे में। तो जो इंडिया और नीदरलैंड की वर्चुअल समिट है अभी हाल ही में देखने को मिली है। इधर से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी और उधर से नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट। तो दोनों के बीच में वर्चुअल समिट हुई है। ध्यान रखना ये वर्चुअल समिट है, नॉट फिजिकल समिट। ओके, यहाँ पर ये कोविड की वजह से वर्चुअल समिट करवाई गई है एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये आप देख पाओगे, ये पीएमओ का आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इस आर्टिकल को रिलीज़ किया गया है। नाउ तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग नीदरलैंड की लोकेशन को। ये देखो नीदरलैंड है, इसकी आसपास की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज इसके बारे में ध्यान दे लेना। यहाँ पे बेल्जियम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर है जर्मनी, इधर है नॉर्थ सी, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और यहाँ पर एक हेग ये भी जगह देखने को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। ओके, नाउ अब इस आर्टिकल को कवर करेंगे। जो ये फर्स्ट हाई लेवल की समिट हुई है, अब ये जो समिट हुई है जो इसके अंदर जो मैंने बताया कौन कौन थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। नाउ ये जो समिट हुआ है इसके अंदर दोनों लीडर्स ने अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किया, एक दूसरे ने क्या बातचीत करी। सबसे पहले जो इंडिया और नीदरलैंड है वो अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। कौन कौन से एरियाज़ में? ट्रेड के एरिया में, इकॉनमी के एरिया में, यानी कि ज़्यादा व्यापार होगा दोनों के बीच में, और जो इकॉनमी है वो ज़्यादा मेंटेन करके चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, वाटर को मैनेजमेंट करेंगे। ये दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगी। किस तरीके से हम लोग वाटर को मैनेज कर सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी जाएगी दोनों कंट्रीज़ के साथ में मिलकर। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलकर ये काम करेंगे, स्मार्ट सिटीज़ को लेकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड स्पेस को लेकर। ये सारी बातें करी गई हैं कि ये जो दोनों कंट्रीज़ है अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं इन सब एरियाज़ के अंदर। और मेन फोकस किया गया है कि जो वाटर का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, ना उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थैंक यू भी बोला है नीदरलैंड को, किस चीज़ को लेकर? क्योंकि नीदरलैंड ने सपोर्ट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ठीक है, और उसके साथ साथ एक डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर ली है फिलहाल। अब यहाँ पर ये थैंक यू बोला है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इस एमसीक्यू की, तो इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली एग्रीड ऑन इंस्टीट्यूटिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर। आपको ध्यान रखना है, वाटर को लेकर बातचीत करी है भारत ने और बताना है वो कौन सी कंट्रीज के साथ की है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर इसका है नीदरलैंड। तो आंसर हो गया करेक्ट बी। ओके, नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ बात करी गई है B.1.617। तो देखो, ये जो वायरस है अभी आपको देखने को मिलेगा, कोविड-19 के केसेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं इंडिया में, लेकिन अभी हाल ही में वायरस के अंदर डबल म्यूटेशन देखने को मिला था, यानी कि बदलाव हुआ था एक, ठीक है, एक बदलाव हो गया था। किस तरीके का? आप देख पाओगे जो म्यूटेशन है, मतलब कि म्यूटेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन द जीन। जो जीन होते हैं चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, उनके अंदर बदलाव होता है। तो ये बदलाव देखने को मिला कहाँ पर? वायरस के अंदर। ओके, अब यहाँ पर ये जो डबल म्यूटेशन था इसको नाम दे दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अब वो जो नाम है वो ये है B.1.617। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर देखने को मिला था, तो आपको ध्यान देना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया डबल्ड म्यूटेंट स्ट्रेन नेम्ड, इसका नेम दे दिया गया है B.1.617। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम इस आर्टिकल को पहले भी कवर कर चुके हैं कि जो भारत के अंदर कोरोना है उसके अंदर एक बदलाव हुआ, ठीक है। उस बदलाव के बाद ही आप देख पाओगे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जो ये बदलाव था इसके अंदर एक ही कोविड-19 मतलब एक ही वायरस के अंदर लगातार दो बदलाव हुए हैं और दोनों बदलाव के नाम दे दिए गए हैं। वो क्या क्या है? पहला नाम है E484Q, दूसरा है L425R। अब दोनों का जो मिलाकर नाम दिया गया है वो है B.1.617। आपको ध्यान देना है, ये डबल म्यूटेंट का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है ना। उसके बाद इसी तरीके के वायरस, देखो ये पहली बात तो ये जो डबल म्यूटेशन है ये भारत के अंदर देखने को मिला है सिर्फ, लेकिन इस तरीके के वेरिएंट्स जो है यूके के अंदर देखने को मिला था, साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिला था। यूके के अंदर हम लोग बोलते हैं B.1.7 करके यूके के अंदर एक वायरस फैला था, उसको ये नाम दिया गया। साउथ अफ्रीका के अंदर था, उसका नाम है B.1.351। ओके, ना उसके बाद आप देख पाओगे ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ B.1.617? ये आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था। ये क्या है? एक सैटेलाइट है, रेंजोमवेयर है, या फिर एक डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस है, या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो भाई क्यों नहीं, हमें तो पता है इसके बारे में। ये है आंसर नंबर सी, डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस। नाउ बढ़ते हैं आर्टिकल नेक्स्ट पर। यहाँ बात करी गई है ओपेक के बारे में। देखो ओपेक के बारे में बात करेंगे। ओपेक मतलब कि देखो होता क्या है, सबसे पहले ओपेक की फुल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। ओपेक की फुल फॉर्म है
ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्रीज़ का जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, जहां पर पेट्रोल भारी मात्रा में देखने को मिलता है। ना हुआ क्या है, देखो अभी हम लोग बात करें तो प्राइस थोड़े से गिर रहे हैं पेट्रोल के, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, वो क्यों? क्योंकि कोविड-19 बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया गया है, और प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो थोड़े से कम हुए हैं। नाउ ये तो हुई करंट की बात। अब चलते हैं इस चीज़ के ऊपर जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल देखने को मिला था। नाउ अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये है ओपेक के बारे में। ओपेक के बारे में जानना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 13 कंट्री हैं, 13 देश हैं इसके अंदर, याद रखना 13 देश का मेंबर है। इसको सबसे पहली बार फाउंड किया गया था 1960 में बगदाद के अंदर, और पहले इसके अंदर 5 मेंबर हुआ करते थे। कौन कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। अब 1965 से हुआ क्या है, जो इसका हेडक्वार्टर है, देखो 1965 से इसका हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया के अंदर एक जगह है वेना, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इनफैक्ट हेडक्वार्टर इसका वहाँ पर है, लेकिन वो जो कंट्री है वो खुद इसका मेंबर नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखना है ना। उसके बाद आज के टाइम पर अगर हम देखें इस ओपेक के मेंबर्स कौन कौन है, तो इसके अंदर 13 कंट्री मेंबर है, मैंने आपको बताया वो कौन कौन है। अल्जीरिया, एंगोला, इक्वेटोरियल गियोना, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड वेनेजुएला लास्ट है। ये 13 कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पर इसके मेंबर हैं। ओके, एक लार्ज ग्रुप भी हमने बना रखा है ओपेक प्लस, जिसको फॉर्म किया गया था 2016 के अंदर। इनका मेन मिशन यही है कि जो ऑयल मार्केट है उसको स्टेबलाइज करके चल सकें, अच्छे से उसको पकड़ बनाकर ऑयल मार्केट के ऊपर ये लोग काम कर सकें। ऑब्वियस ही बात है, मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ यही हैं, तो इनका ही काम हो सकता है कि किस तरीके से ऑयल मार्केट को अच्छी तरीके से लेकर चला जा सकता है पूरे वर्ल्ड में ना। अब क्वेश्चन बनता है ये कि जो ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 कंट्रीज़ का। क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट इट वाज फाउंडेड इन 1960 इन रियाद। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल गलत है, इसको बगदाद के अंदर फाउंड किया गया था, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ओनली वन। पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको फाउंड किया गया था बगदाद के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके साथ हम लोग अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल रह जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आर्टिकल है, उसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस वाले केस के अंदर तो इसको मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, ऑलरेडी हमारा वीडियो 22-23 मिनट का हो चुका है। देखो मेरा टारगेट ये रहता है कि हम 20 मिनट्स में कवर कर लें, ठीक है। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना लें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि शॉर्ट आर्टिकल्स ज़्यादा, मतलब हम लोग क्यों क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स भी डिस्कस कर रहे हैं और एमसीक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले वीडियो ये छोटा होता था ना, उसको बढ़ाकर मैं चाहता हूँ कि हम लोग 20 मिनट्स के अंदर अप्रॉक्स इसको ख़त्म कर दें, या फिर 21-22 हो जाए। 30 मिनट्स, आधा घंटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग चलो अभी यहाँ पर कवर करते हैं, और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसको हम लोग कल कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।